खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात सबसे पहले करवा लिए गए। जहाँ भी जाते हम हमेशा के लिए हम पे हमले होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त जो है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आज हम बात करेंगे द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सिर इकबाल में। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात सबसे पहले करवा लिए गए और इन बल्दियाती इंतखाबात में कुछ चीज़ें चेंज की गई हैं, यानी कि अब तहसील कौंसल्स का जो एक तरीक़ाकार अपनाया गया था उसके और कौंसलर से लेकर तमाम तर इंतखाबात जो हैं वो इस वक्त हो रहे हैं। तकरीबन 3164 में से उसके नताइज बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन पहुँच गए हैं और वहाँ से अब ऐलानात हो रहे हैं। लेकिन जो लीड कर रही है खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात में वो इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम फ़े है। 19 नशिस्तों के साथ तहसील कौंसल्स की, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुक्मरान जमात है वो कर रही है, और बाकी जमातें उसके बाद हैं अवामी नेशनल पार्टी, आज़ाद उम्मीदवार और पाकिस्तान मुस्लिम नून जो है वो 2 नशिस्तों के साथ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो कहीं नज़र नहीं आ रही है खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में। तो मामला ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े इस वक्त लीड कर रही है, तो जो बाकी अपोजिशन की जमातें हैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, जिन्होंने काफ़ी वहाँ रैलीज़ भी की और उसके बाद ये लग रहा था कि शायद एक बेहतर नताइज जमात इस्लामी जो है वो देगी, लेकिन वो भी नज़र नहीं आई। और सबसे जो अहम सवाल है वो है इस वक्त ख़ुद सूबाई हुकूमत जो पिछले तकरीबन 8 साल से खैबर पख्तूनख्वा में है, और 8 साल की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात में पीछे है, और JUIF जो PDM लीड भी करी है KPK के अंदर, वहाँ वो कामयाब हो रही है। वजूहात पर 2 तरह से बातें हो गई हैं, और वो 2 बातें जो हुई हैं और उस पर एक तो शिबली फराज साहब वो सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा से, उन्होंने कहा कि PTI वर्सेस PTI ये मुकाबले हो रहे थे, वरना तो हम जो है वो तकरीबन 90% सीट्स जीत सकते थे। दूसरा महंगाई के मामले को, जिसको हर एक शख्स ये बात कर रहा है, लेकिन हुकूमत कह रही है जी पूरी दुनिया में महंगाई है, और ख़ुद आज जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर शौकत यूसुफजई साहब ने कहा कि महंगाई बिल्कुल है और इसी महंगाई की वजह से लोगों ने हमें वोट नहीं दिया है। तो हम इस पर बात करेंगे। अवामी नेशनल बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कमबैक किया, और मर्दान तो लग रहा था जो वन साइड कहीं और होना चाहिए, वो अवामी नेशनल पार्टी कामयाब भी हो गई है। तमाम तो सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ अखुंदजादा चट्टान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौजूद हैं, और सेनेटर जाहिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। जाहिद खान साहब, आपसे आगाज़ करते सर, बहुत शुक्रिया। अवामी नेशनल पार्टी को भी अभी तक जो हमारे पास नताइज हैं वो तो तकरीबन 8 हैं, आप थोड़ा सा नताइज के हवाले से भी अपनी पार्टी के बताइएगा जो तहसील में बरतरी आपको हासिल है। दूसरा ये है कि ये खैबर पख्तूनख्वा में जो वज़रा ख़ुद बात कर रहे हैं PTI के, वो कह रहे हैं कि एक तो महंगाई है, दूसरा PTI वर्सेस PTI है। बुनियादी आपको क्या वजह लगी है आज के नताइज में? देखिए, चूंकि वो जितना भी माजूरत करे, जो जितने भी वो हिले बहाने बना दे, उससे कोई काम नहीं चलेगा। आपको पता है कि उनके 9 साल हुए हुकूमत के खैबर पख्तूनख्वा में। ये 9 साल बहुत बड़ी हुकूमत है। ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 9 साल या 10 साल हुकूमत नहीं मिले है खैबर पख्तूनख्वा में। लोगों ने देखा पहले तो यही था कि जो हमारे साथ तो मामला और है। आपने देखा होगा 2013 में हम अपने लाशें उठा रहे थे शहीदों के, और पार्टी इलेक्शंस कर रहे थे। इसी तरह 2018 में हमारे साथ भी वही हुआ था। आपने आदमी बिलो बेचारे को देखा, वो शहीद हुआ, और ये एक पैगाम हमें दिया कि आपको हम इलेक्शन लड़ने नहीं देंगे। ये इसी तरह अभी 2021 में जब अभी DI खान में हमारे कैंडिडेट को जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी था और तहसील का उम्मीदवार भी था, उसको शहीद किया गया। फिर बाजोड़ में अभी कल जो अटैक वहाँ पे जो बम फटा है हमारे गाड़ी पे, उसमें हमारे यंग लड़के उसमें शहीद हुए हैं। तो ये हमारे लिए तो कोई भी इलेक्शन ऐसा नहीं है कि हमें एक प्लेन फील्ड वो मिला है और हमने उस पर इलेक्शन लड़ा है। हमने तो हमेशा के लिए, यानी जब से ये तालिबान वाला चक्कर है या अफगानिस्तान वाला चक्कर है, हमें कोई भी ऐसा दिन हमें नहीं मिला है कि हमने सही तरीके से अपना जलसा किया है, जुलूस निकाला है या मुजाहरे की, या आवाम के साथ हम जा चुके हैं। क्योंकि जहाँ भी जाते हम हमेशा के लिए हम पे हमले होते हैं। तो हमें समझ नहीं आती कि हमारे एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ क्यों है, और रियासत फिर क्या करते हैं। रियासत हमें तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं दे रहे। हमारा तो रियासत से बहुत बड़ा गिला है कि हमने अगर 2009 से
हमने तालिबान का या जो कब्जा कर रहा था पाकिस्तान पे, पाकिस्तान का झंडा उतारा था, और उसके लिए हमने जो कुर्बानियां दी शायद हमारे और किसी पार्टी ने इतने नहीं दिए। 1200 हमारे लोग शहीद हो चुके हैं। तो हमारे साथ तो अभी वही सूरत हाल भी चल रहा है। लेकिन जहां तक अभी इस इलेक्शन की बात है, तो ये पीटीआई वाले ने तो बात सही की, लेकिन इमरान खान को भी मनवा दें। आपने बिल्कुल सही बात की कि वो कहते पूरी दुनिया में महंगाई है इस वक्त, जो बेरोजगारी है पाकिस्तान में खासकर, और हमारा सूबा जो सटक कह रहा था कि जी वहां पे तो कोई कच्चा मकान ही नहीं है। तो जब उनके वजीर एक तरफ ये बातें करते हैं, दूसरे तरफ वजीर आप यही कह रहे चाहे कि अभी मान लिया कि जो महंगाई है और महंगाई की वजह से, और ये मैं बता दूं कि अभी भी आपको याद होगा कि ये रूल्स के सारे वायलेशन किए। अब जाहिद साहब, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा है कि हम पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है और हमारी कारकर्दगी बेहतर है, सिर्फ महंगाई की वजह से लोगों ने हम पर जो है वो महंगाई का अपना एक रद्द अमल दिया है इस पर। अच्छा, मैं अखुंज़ादा चटान साहब से भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात करना, जी खान साहब, एक बात मुझे आप बता दें कि जो नेब का जो चेयरमैन बैठा हुआ है वो तो एक कठपुतली है। अब इनने जितने करप्शन किया शायद ये कभी पहले हुआ नहीं है। आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या कहते हैं कि ये मौजूदा हुकूमत में सबसे ज्यादा करप्शन हुई है। बहुत सारे, चले मैं चाहूंगा इस पे हम बात करें, तफसीली बात करें इस पे। खान साहब, अब्दुल जलील हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान है जमीयत उलमा इस्लाम फे के। जलील साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का भी, इस वक्त क्योंकि लीड कर रही है खैबर पख्तूनख्वा में आपकी जमात। हम बात करते हैं उमैर यासिर साहब, हमारे ब्यूरो चीफ जो है पेशावर के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उमैर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपसे ये तफसीली तज्जिया लेते हैं कि पेशावर की जो है वो तो कारकर्दगी कदर मुख्तलिफ, बाकी तो बहुत सारे ज़िलों में कुछ और था, लेकिन पेशावर ही बदला है, तो उसकी भी वजूहात जानते हैं। अखुंज़ादा चटान साहब, एक जानिब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जो है वो इलेक्शन कमीशन से बात कर रही है कि प्रिजाइडिंग अफसरान अभी तक नहीं हैं, वो तो मालूम नहीं हो पा रहा है वो कहाँ गायब हो गए। एक तो आप लोगों की ये बात थी, दूसरा ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लग रहा था कि इस बल्दियाती इलेक्शन में KPK में अपनी कोई कारकर्दगी दिखाएगी, वो नज़र नहीं आ रही है। क्या वजूहात हुई इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक़ है तो हमारा पुख्तनख्वा इस तरह का है कि वहाँ पे पूरी पुख्तनख्वा पे किसी का भी वोट बैंक नहीं है। पूरी पुख्तनख्वा से एक जमात भी ऐसा नहीं है कि जीतते हैं। कोई कहाँ से जुनूबी अजला से जीतते हैं, कोई पेशावर वैली से जीतते हैं, कोई मलकंड से जीतते हैं, कोई हज़ारा से जीतते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जो इंतखाबात होगी इसमें आप देख लेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी। जहाँ तक ताल्लुक़ है ये मौजूदा इलेक्शन का, तो इसमें PTI को दो तरह का शिकस्त हुआ। एक शिकस्त तो उसको ये हुआ, अखलाकी शिकस्त हुई, जो ये VM सामने लाए थे और बार बार दावे कर रहे थे कि देखिए जी हम तो इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाना चाहते हैं और हम तो चाहते हैं कि इस मुल्क में एक आज़ादाना इलेक्शन हो और हमेशा से जो इल्ज़ामात लग रहे हैं इसका खात्मा हो जाए। हम तो ये दिन रात जो कोशिशें कर रहे हैं तो सिर्फ इलेक्शन को साफ करने के लिए, लेकिन ये जो अपोजिशन है ये ठप्पे लगाते हैं, ये धांधली की पैदावार है और ये इस वजह से हमारा साथ ताउन नहीं कर रहे हैं। तो इस इलेक्शन ने PTI के वो अखलाकी जवाज़ भी ख़त्म किया, क्योंकि इसमें PTI ने जो कुछ किया ना वो शायद ज़ियाउल हक़ के जो रेफरेंडम था इसमें भी ऐसा नहीं हुआ होगा। इनके हर मिनिस्टर को इलेक्शन कमीशन से बाकायदा जुर्माने मिले। उन्होंने अनट्रेंड लोग बगैर किसी मुलाजिमीन के लोग ला के उनको बिठा दिए पोलिंग स्टेशनों में। रात की इलेक्शन शुरू होने से पहले उन लोगों ने ठप्पे लगाए, वो पकड़े गए, बाजोड़ में पकड़े गए। यानी हर वो हरबा इस्तेमाल किया जो जमहूरियत का कत्ल है, जो इलेक्शन की आज़ादी का कत्ल है। तो एक तो उसको ये अखलाकी शिकस्त हुई और दूसरी शिकस्त उसको हुई आवाम की तरफ से कि आवाम ने उसको मुस्तरद कर दिया। और ये जो हर्ब इस्तेमाल कर रही थी इसका वजह भी यही था कि उनको पता था कि हम गैर मकबूल हुकूमत है और हमें लोग वोट नहीं देंगे, इस वजह से वो हर हरबा इस्तेमाल कर रहे थे। और चलो शुक्र है कि हुकूमत ने या इसके किसी वजीर ने ये तो मान लिया कि इस मुल्क में महंगाई है, क्योंकि हमेशा से इन लोगों का दावा ये है कि बाहर की दुनिया में यहाँ पे महंगाई बहुत कम है, लेकिन ये नहीं बताते कि लोगों की आमदनी क्या है। अगर मेरा पर डे इनकम 10,000 है तो अगर मैं 200 का फ्यूल डाल दूँ तो वो तो मेरे लिए कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर मेरा पर डे इनकम 500 रुपए का है
اور میں میری اس بل دیتا ہوں اتنے مہنگے گیس کا بل، بجلی کا بل، فیول کا، ہر چیز کا اس طرح کی، تو پھر وہ مہنگائی نہیں، یہ تباہی ہے کہ ایک طرف لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہے، ذرائع آمدن ختم ہو رہی ہے، تنخواہی نہیں بڑھ رہی ہے، اور دوسری طرف 500% انسانی زندگی کی جو ضروریات ہے، جو میڈیسن، بالکل یہ وہ چٹان صاحب بالکل اس پہ ہم بات کرتے ہیں میں عبدالجلیل جان صاحب کا بھی اس پہ موقف لیتے ہیں، کیونکہ نتائج کے حوالے سے اب کیا چیزیں ہیں۔ عبدالجلیل جان صاحب، اس وقت کیا نتائج آپ تک آ رہے ہیں، اور جو نتائج آ رہے ہیں آپ کی جماعت اس کو فری اینڈ فیئر سمجھ رہی ہے؟ اور ابھی کچھ معاملہ یہ بھی ہمارے سامنے آ رہا تھا کہ پشاور کے میئر کے لیے ابھی تک معاملات کلیئر نہیں ہو پائے ہیں، آپ تک کیا خبریں ہیں؟ جی عبدالجلیل جان صاحب، آپ سن سکتے ہیں؟ تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں اس وقت نتائج جو ہیں وہ ہمارے پاس جو ہیں وہ یہ ہے کہ تقریباً 19 تحصیل کونسلوں میں آپ کی جماعت جو ہے وہ کامیاب ہے، اور کچھ نتائج اب آ رہے ہیں، نتائج میں تاخیر کی بھی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، آپ تک کیا سر اطلاعات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ جل شانہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج تاریخی فتح ملی ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیانیے کو تقویت ملی ہے۔ جہاں نتائج کی تاخیر کا ہوا ہے، حکومت اپنی حربے استعمال کر رہی ہے۔ حکومت نے الیکشن سے پہلے بھی جو ڈرامہ رچایا تھا، اور جو بیلٹ پیپر چوری کرنے کا جو ہم نے ان کو موقع پہ پکڑا تھا، اس طرح اور بھی الیکشن کے دن جو کچھ ہوا، اور ابھی کل سے جو ہم ساری رات بیٹھے رہے پشاور کے الیکشن میں، تو ابھی تک ہمیں رزلٹ نہیں دیے جا رہے ہیں۔ 19 تو ہم نے کلیئر کی ہوئی ہے، 5-6 سیٹیں ایسی ہیں جس پر ہمارے کینڈیڈیٹ ونر کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن ہمیں رزلٹ نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کتنا ہمیں روکے گی۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز جمعیت علماء اسلام نے جو تاریخی فتح حاصل کی ہے، یہ حکومت کی جو پالیسیاں ہیں اس پر عدم اعتماد ہے، مہنگائی ہے، جو کرپشن ہے، جتنی بھی جو 8 سال کی جو حکومت تھی اس کے خلاف حکومت کا عوام کا رد عمل تھا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی بیانیہ ملی۔ صحیح، تو اب دیکھتے ہیں کہ نتائج کے حوالے سے کیا وجوہات ہیں۔ عمیر یاسر ہمارے بیورو چیف پشاور ہمارے ساتھ ہیں۔ عمیر، یہ اب بات ہو رہی ہے کہ جی کچھ پریزائڈنگ افسران ابھی تک نہیں نتائج لے کر پہنچے ہیں الیکشن کمیشن، پھر دوسرا یہ کہ میئر کے الیکشن کے حوالے سے، جو پشاور کے میئر کے الیکشن کے حوالے سے چیزیں ابھی تک کلیئر نہیں ہو پائی ہیں، کیا آپ کے پاس خبریں ہیں عمیر؟ جی، جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے، پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ الزام سامنے آیا ہے کہ 14 پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں وہ ابھی تک نتائج لے کے متعلقہ جو آرز ہیں ان کے دفتر میں نہیں پہنچ سکے ہیں۔ ہم نے اس بارے میں متعدد بار رابطہ بھی کیا ہے الیکشن کمیشن کے حکام سے، لیکن ان کی جانب سے ابھی تک مکمل اس بات پہ خاموشی ہے، کوئی جواب نہیں دیا جا رہا، جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے الیکشن کمیشن کو باقاعدہ تحریری ایک درخواست دی۔ سٹی میں جو پشاور کا ایک سخت ترین مقابلہ تھا، اور اس میں اس الیکشن سے پہلے ہی ایک بات واضح نظر آ رہی تھی کہ جمعیت علماء اسلام کے جو امیدوار ہیں وہ ایک مضبوط اور ایک پاپولر امیدوار ہیں۔ جو ان کے والد سینیٹر حاجی غلام علی بھی ایک سابق سینیٹر رہ چکے ہیں، اور اس سے پہلے وہ بلدیاتی انتخابات لڑ چکے ہیں، اور پشاور کے ایک جانب یہ سینٹ کے الیکشن تھے، اس سے پہلے بلدیاتی الیکشن جو ایک بڑا بلدیاتی الیکشن مانا جا رہا ہے، اس میں ساتھ ہی ساتھ وہاں حکومت جو بات کر رہی ہے، حکومت یہ کہہ رہی ہے ایک تو کرپشن کے معاملات کی جیسے میں نے ابتدا میں بات کی، دوسرا یہ ہے کہ آج فواد چودھری صاحب نے بھی یہ کہا کہ غیر جانبدارانہ انتخابات کرائے گئے پہلی بار حکومت نے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جو نچلی سطح پر اختیارات کا معاملہ ہے وہ بھی ہم نے وعدہ کیا اور اس کو بھی پورا کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ تو زاہد خان صاحب ایک اپریشیٹ کرنے والی چیز ہے کہ شفاف انتخابات ہیں وہ دعویٰ کرتی حکومت، دوسرا کہتی اختیارات بھی ہوں گے اب نچلی سطح پر، تو یہ تو حکومت اپنا بڑا کارنامہ کہہ رہی ہے۔ دیکھیے جی، ایک تو یہ غلط کہہ رہے ہیں اس لیے کہ پری پول ریگنگ ان لوگوں نے کیا اور بہت زیادہ کیا۔ اس نے فنڈنگ کا اناؤنس کیا، اس نے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان جب پشاور جا رہا تھا تو الیکشن کمیشن نے اس کو نوٹس دیا کہ آپ نہ جائیے کیونکہ وہاں الیکشن ہو رہا ہے، لیکن اس نے اس نوٹس کی کوئی پرواہ نہیں کی، وہ چلا گیا۔ ان کے سارے وزیر گلی گلیوں محلے محلوں میں پھرتے رہے، لوگوں کی منتیں بھی کرتے رہے اور پیسہ بھی خرچ کر رہے تھے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ ایک آڈیو آیا ہوا ہے جو اسپیکر صاحب اسد کیسر کا، کہ وہ کہتے میرے جیب میں 70 کروڑ روپے ہے، وہ بھی انہی کا ہے۔ تو یہ ایسے نہیں ہے،
ये जो जीते थे ना 2013-2018 में, वो किसके बलबूते पे थे? वो कई बक्से से भर के आए थे। आवाम तो इनको वोट दे ही नहीं रहे अभी, और इस वक्त भी इन्हें कोशिश की। अभी पेशावर का रिजल्ट रहे थे, बड़ाबेरा 7 तहसील है उसके अभी 26 पुलिस स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसर गायब है, वो रिजल्ट नहीं लेके आ रहे जहां पे हम जीत रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये जो मर्जी भी कहते हैं, जो मर्जी की बात करते हैं, लेकिन इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने जो डस्का में इसको डस दिया था ना, उसके बाद इनको खौफ है कि जी, और अभी भी हमारे सूबे में बहुत जगहों पे हुई है जिसमें इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया और शायद उनके भी फैसले आ जाए। तो ये एहसान तो आवाम पे न डालें, लेकिन सिर्फ बात यही है कि ये शौकत तरीन जो कह रहा था कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, शौकत तरीन ने कुछ नहीं किया था। उस वक्त हमारी पीपल पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट थी, 18 अमेंडमेंट में हमने ये सब चीजें करवाई थी। इसे ये तो एक फाइनेंस मिनिस्टर था, इसकी क्या हैसियत थी कि ये कहता मैंने ये किया? ये जितना भी हमारे हर जनरेशन की जितना भी पैसा था ये भी हमने लिया था, और ये हमारी जो उस वक्त की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थे, मैं एक ही बात नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हुकूमत हमारे और पीपल पार्टी की थी, हमें नून लोग ने भी सपोर्ट किया था, और खासकर पंजाब ने माना था कि हमें एनएफसी अवार्ड में हिस्सा वो दे दे जो हमारे लिए मुश्किलात है। तो एनएफसी अभी हम देखते कि ये एनएफसी अवार्ड कर ये आपको ताकतवर समझ गए, तो अभी जो एनएफसी अवार्ड पीछे 9 साल से बंद है ना, ये भी दे देना तो फिर पता चल जाएगा कि वाकई ये सही कह रहा है। लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूँ कि इस वक्त आपने देखा कि पीटीआई का सफाया हो चुका है वहां से, और लोग उसको ये जो एक वजीर है जो शौकत सरजई है, उसने कहा था कि हमें मालूम है कि हमें महंगाई ने खराब किया, और हकीकत भी है कि महंगाई ने और करप्शन का। जाहिद साहब आप कह रहे हैं सफाया हो गया, लेकिन पीटीआई अभी भी सेकंड नंबर पे तो अभी लीड करी, लेकिन अभी नताइज आ रहे हैं। तो पीटीआई से ही जान लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ बैरिस्टर सैफ साहब मौजूद हैं, तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हैं। बहुत शुक्रिया सैफ साहब आपके वक्त का। बैरिस्टर साहब, ये क्या वजूहात हुई हैं? 2 वज़रा के अलग अलग बयानात, एक सूबाई वज़ीर कह रहे हैं महंगाई की वजह है, वफाकी वज़ीर कह रहे हैं पीटीआई वर्सेस पीटीआई है। तो एक तो जमात के मसाइल हैं, दूसरा फिर क्या पार्टी वाकई अब महंगाई के हाथों बल्दियाती इलेक्शन हार रही है? देखें, पहली बात तो ये है कि बल्दियाती इलेक्शन हार जाने वाली बात गलत है, मैं इसकी तरदीद करता हूँ। पार्टी ने इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लिया है और एक बहुत बड़ी तादाद में नशिस्तें जीती हैं। हाँ, अलबत्ता इसमें कोई शक नहीं है कि दीगर पार्टियों ने भी बड़ी तादाद में सीटें जीती हैं, और उसकी वजह से अगर ओवरऑल देखा जाए तो तनासब यह है कि आज भी अगर आप तमाम पोल्ड वोट को जमा करें तो पीटीआई का जो ओवरऑल कुल वोट है वो बाला है। हमने अगर जमीयत उलमा इस्लाम ने कुछ सीटें ली है, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने अपनी सीटों की तादाद में इजाफा किया है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने भी कुछ कम सीटें नहीं ली। बहुत कम जो है वो फर्क है दोनों पार्टियों की तादाद में। दूसरी बात यह है कि जहां तक वजूहात का ताल्लुक है, तो वजूहात तो देखिए इलेक्शन में कई वजूहात हो सकती हैं, चूंकि ये एक इलाकाई सतह का इलेक्शन होता है, तो जात बिरादरी और जो जाती चपकलिश और छोटे इलाकाई लेवल के मसाइल हैं वो भी इसमें रोल प्ले करते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों ने नाराज होकर टिकट ना मिलने की वजह से पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, जिसकी वजह से कुछ सीटों पे हमें नुकसान हुआ है। और अगर आप आजाद उम्मीदवारों को देखें जिन्होंने ये मुख्तलिफ इलाकों में सीटें जीती हैं, तो उनमें से मेजॉरिटी पीटीआई के जिन्होंने टिकट ना मिलने की वजह से आजाद इलेक्शन में हिस्सा लिया। तो इसलिए ये बात तो बिल्कुल गलत है कि पार्टी का सफाया हो गया। पार्टी अभी भी बहुत ही भरपूर अंदाज में वहाँ मौजूद है। बैरिस्टर साहब, पेशावर की 5 MNAs की और MPAs की नशिस्तों में अक्सरियत तो सारी आपके पास है, फिर पेशावर के मेयर के लिए खासा सुना एक मार्जिन से इस वक्त JUI लीड कर रही है, तो एक सबसे बड़ी जो सीट है मेयर पेशावर, उसमें भी फिर उस तरह से कामयाबी नहीं हो पाई है, क्या वजूहात थी? देखिए, इलेक्शन इंतखाबात में कोई एक वजह नहीं होती, कई वजूहात हो सकती है। जैसे मैंने बताया, एक तो कुछ पार्टी कारकुनों की नाराजगी एक बहुत बड़ा फैक्टर थी और उसने पीटीआई के वोटों पर असर डाला है, मनफी असर डाला है। उसके अलावा कुछ, जैसे मैंने बताया, इलाकाई लेवल की सियासत जो है वो गली मोहल्ले के लेवल पर बाज जो रिश्तेदारियां और इख्तिलाफात उनकी वजह से होते हैं, वो भी उसमें फैक्टर प्ले किया है। लेकिन ये मतलब हरगिज नहीं है कि
PTI जो है वो कहीं खुदा न ख्वास्ता कमजोर हो गई है या बिल्कुल फारिग हो गई है उसकी तो सर बैरिस्टर साहब ये कारकुनान से और वर्कर्स के साथ ही पार्टी मजबूत होती है। अगर पार्टी के वर्कर्स को, कारकुनान को अगर क़यादत सूबाई और इलाकाई इंटैक्ट नहीं कर पाई है तो फिर तो 2023 के इलेक्शन में भी ये फिर नताइज उसी तरह से, क्योंकि आपको पता है वर्कर्स ही वोट निकाल कर लेकर आता है। बैरिस्टर सैफ साहब अगर MNA MPA के इलेक्शन लड़ रहे हो तो वो तो मुमकिन नहीं है कि आप हर घर में जाके लोगों को निकालें। तो अगर ये यहाँ मामला हो तो फिर तो असल तो चीज़ जान वर्कर होता है ना सर। अगर वो नाराज़ है तो फिर कैसे आप कहेंगे कि आप कामयाब हो सकते हैं? मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि वर्कर ही पार्टी का असासा होते हैं, लेकिन वर्करों की नाराजगियां भी पार्टियों में चलती रहती है और उनको फिर जो है राजी भी कर दिया जाता है और फिर वो भरपूर तरीके से हिस्सा भी लेते हैं। PTI में भी इसी तरह के कुछ वाकयात माजी में भी हुए हैं, लेकिन फिर उन्होंने अपनी कमजोरियों पर जो है कंट्रोल किया है। आने वाले इलेक्शन में मैं आपको बिल्कुल ये वसूख से कह सकता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से पार्टी के अंदर ये जो छोटे मोटे इख्तिलाफात हैं, और देखिए बल्दियाती इंतखाबात जो है वो जरूरी नहीं है कि कौमी इंतखाबात अंदाज हो, अभी 2 साल का अरसा है। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि पार्टी अपनी इस कमजोरी को रिकवर कर लेगी और बल्दियाती इंतखाबात के बाद जो सबक सीखा है उससे फायदा उठाते हुए कौमी सूबाई असम्बली में भरपूर कामयाबी हासिल करें। सही, बिल्कुल सही। अच्छा बैरिस्टर साहब हमारे साथ हैं। मैं अखुंज़ादा चट्टान साहब, वजूहात होती हैं, वर्कर्स के भी बड़े नाराज़गियाँ होती हैं, वर्कर्स मजबूत होते हैं तो पार्टियाँ मजबूत होती हैं। मैं अपने बचपन की बात करूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में मैं वहाँ मौजूद था तो बड़ी ज़बरदस्त जमात थी, पार्टी वर्कर नहीं रहे, जमात आहिस्ता आहिस्ता होती गई। तो ये बहरहाल वो तो कह रहे हैं कि ये चीज़ें हम कर लेंगे, लेकिन यही चीज़ें जो हैं वो महंगाई के मामलात हों या बाकी जितने भी गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, हुकूमत पर वो सवाल होते हैं। अब ये बार बार एतराज़ हो रहा कि हमने ये 3rd टियर पर आकर जमहूरी हुकूमत भी मजबूत कर रहे हैं, इख्तियारात भी दे रहे हैं। और फवाद चौधरी साहब ने बाकायदा आज नाम लिया है आपके सिंध के हवाले से, उन्होंने कहा इसी रवैये का आज शिकार हैं कि वहाँ पर सिर्फ डिक्टेटरशिप बना दी गई है, सूबे में ना वो इख्तियारात दे रहे हैं ना वो बल्दियाती निज़ाम ठीक कर रहे हैं। तो सर एक जानिब आप यहाँ बात कर रहे हैं, वहाँ सिंध के अंदर बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है एक्ट आपका। चट्टान साहब देखिए, झूठी लोग हैं और हमेशा झूठ ही बोलते हैं। पहली बात तो ये कि पहले बल्दियाती जो सेटअप था उसको 30% फंड देते थे, उसको कम करके 20% किया है। दूसरा ये कि पहले डिस्ट्रिक्ट नाजिम होता था और वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी थी वो इसके नीचे होते थे और नाजिम के पास इख्तियारात थे। अब इन लोगों ने जो अब नया कानून लाया है, इसमें जो तहसील नाजिमीन है इसका सरबराह DC होगा, डिप्टी कमिश्नर होगा, जिले का जो डिप्टी कमिश्नर है, ये बल्दियाती सेटअप इसके नीचे किया है। तो इन लोगों ने फंड्स भी कम किए और उन लोगों ने इसके इख्तियारात भी बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं। सन में तो वहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो भी बल्दियाती निज़ाम को दिया है कि आप लोग खुद जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग टैक्स लगा सकते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा करें कि अगर एक बल्दियाती सिस्टम के साथ टैक्स खुद टैक्स लगाने का और प्रॉपर्टी टैक्स का इख्तियार वो होगा तो वो कितना ज़्यादा मजबूत सिस्टम होगा। दूसरा ये कि वाटर बोर्ड का वहाँ पे मुंतखब बंदे को लगाया है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा जमहूरी इदारे जो है उसको मजबूत करते हैं और हम समझते हैं कि जो बल्दियाती सिस्टम है ये जमहूरियत की इकाई है। जो बल्दियात के बगैर जमहूरियत का तस्वुर ये मुमकिन नहीं है। और इन लोगों के दांधली के हालात ये है कि बाजोड़ से 2 तहसील है, अभी इनके जो नताइज है वो नहीं आए हैं। 6 बक्से एक हल्के से 6 पुलिस स्टेशनों के बक्से जो है एक जगह से गायब है और 4 पुलिस स्टेशनों के बक्से जो है वो दूसरे तहसील से गायब है। और अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अपोजिशन को छोड़ दे, PTI के जो वर्कर्स है, PTI की जो MNAs है, PTI की जो MPAs है, वो सिविल कॉलोनी के सामने एहतजाज कर रहे हैं। आप अपने नुमाइंदे से कहें कि वो आपको फुटेजेस भेज दे कि PTI वाले खुद एहतजाज कर रहे हैं। इस तरह का बेनज़्मी, इस तरह का करप्शन, ये तो पहले से इन लोगों ने ठप्पे लगा ली। इसका आप अंदाजा लगाए कि पाजोड़ में एक एजुकेशन ऑफिसर जो सस्पेंडेड था उसको इलेक्शन के लिए लगाया और ऑर्डर में क्या लिखा? ऑर्डर में ये लिखा इसके कि ये सिर्फ इलेक्शन के दिन तक जो है ड्यूटी पे तैनात रहेगा।
تو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے دھاندلی کی ہے. اس شکست تو اس کو تھا ہی تھا، تو بہتر تھا کہ یہ دھاندلی نہیں کرتے اور کہہ دیتے کہ دیکھو ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں، ہم نے دھاندلی نہیں کی، ہم حکومت کے ہوتی ہوئی پھر بھی ہمیں شکست ہوئی، لیکن ہم نے تو کچھ اخلاقی مورال اس کے پاس رہ جاتے. چلیں سر، اب تو اخلاقی معاملات سے زیادہ چٹان صاحب چیزیں جو ہیں وہ ویسے ہی اب پاکستان تحریک انصاف سیکنڈ نمبر پر اس وقت چل رہی ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں حتمی نتائج جب الیکشن کمیشن دے گا تو ہم اسی کو پھر مانیں گے. لیکن ناظرین ایک بڑا اہم معاملہ اس پر ہے کہ یہ نتائج ہیں وہ بڑے اہم ہو چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بمقابلہ JUI ایف اور عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا میں یہ نظر آیا. پاکستان مسلم نون اور پاکستان پیپلز پارٹی بہرحال یہ ایک بڑی حقیقت، اور جماعت اسلامی سمیت وہ بلدیاتی الیکشن میں نظر نہیں آئی ہیں. یہ انڈیکیشن ہوتی ہے بلدیاتی الیکشن آنے والے عام انتخابات سے متعلق بھی. بہت شکریہ سینیٹر زاہد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اخوندزادہ چٹان صاحب آپ کا بھی شکریہ. بیرسٹر سیف صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ہمیں یہاں پر ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر بات کریں گے OIC وزراء خارجہ اجلاس کے حوالے سے.